राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले साहब के जन्मदिन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं जब देश में एक संविधान है और उस संविधान में हम लोगों के केवल अधिकार ही नहीं बल्कि हम लोगों के मौलिक अधिकार हैं जिनको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। आज देश में जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है और 1 अरब से ज़्यादा लोग चुनाव में शामिल होकर हर 5 साल में वोट डालने का काम करते हैं। संविधान के सामने सभी नागरिक बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात भारतीय संविधान में लिखी हुई है। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या ये परिस्थितियां शुरू से ही ऐसी थी या पहले कुछ अलग परिस्थितियां थी? और अगर पहले कुछ अलग परिस्थितियां होती तो वो परिस्थितियां क्यों थी और किन लोगों के द्वारा बनाई गई थी? आज इस देश में मुगलों और अंग्रेजों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन इस देश में अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले देश के क्या हालात थे, इसके बारे में कोई चर्चा इस देश में नहीं कराई जाती है। लेकिन जब हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के संघर्ष को पढ़ते हैं तो हमें यह बात पता चलती है कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले नहीं होते तो आज जो भारतीय संविधान में हम लोगों को जो हक अधिकार मिल रहे हैं और आज हम लोग जिस प्रकार का संवैधानिक आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ कमियां खामियां हो सकती हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। आज एक लंबे समय से भारत की सत्ता और व्यवस्था में मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा है, इसलिए बहुत सारी कमियां खामियां संविधान में हम लोगों के हक अधिकार लिखे होने के बावजूद भी हो रही हैं और हम लोगों को जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम लोग जो जीवन जी रहे हैं और जिस प्रकार के संवैधानिक अधिकार हमारे पास में हैं, ये अधिकार अगर इस देश में ज्योतिबा फूले नहीं होते तो ये अधिकार भी हम लोगों के पास में नहीं होते, क्योंकि एक वो दौर था जब इस देश में मनुस्मृति जैसे कानून लागू थे और इस देश में शूद्रों को, अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने के अधिकार से लेकर, धन संपत्ति रखने के अधिकार से लेकर और बोलने, सुनने, उठने, बैठने जैसे तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो ये जो तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया था, ये वंचित रखने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया था, मुगलों ने नहीं किया था, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में ब्राह्मणों ने आकर इस देश के असल बासिंदों को, इस देश के मूल निवासियों को तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित किया था। ज्योतिबा फूले ने वो संघर्ष किया, छत्रपति साहू महाराज ने वो संघर्ष किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाकर भारतीय संविधान लिखा और उसका नतीजा ये हुआ कि जिनके गले में मटका लटकता था, पीछे झाड़ू लटकती थी, आज मटके का स्थान टाई ने ले लिया और झाड़ू का स्थान बेल्ट ने ले लिया और लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया। जिनकी परछाई पड़ने से लोग अपवित्र हो जाते थे, आज उसी समाज के लोग अधिकारी बन गए और लोगों को उनको नमस्कार करना पड़ता है। तो देश की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल गई और वो परिस्थितियां बदलने की नींव अगर किसी ने डाला तो उस शख्स का नाम है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले साहब। उनकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में जो शूद्रों, अतिशूद्रों को गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी से मुक्ति के लिए, उस गुलामी से आज़ादी के लिए आधुनिक भारत में बिगुल बजाने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने किया। जब इस देश में शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ाना और पढ़ना दोनों पाप समझा जाता था,
और इनके लिए विद्या नहीं होनी चाहिए ऐसा माना जाता था। धर्म ग्रंथों में आदेश था कि इनके लिए विद्या नहीं है। इसके बावजूद राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1848 में पहला महिला विद्यालय खोला और महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ाने का काम शुरू किया। और इसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को, जो उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंका, उसकी वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा, घर से निकलना पड़ा। लेकिन ज्योतिबा फूले ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस लड़ाई को, इस अभियान को और ज़्यादा तेज किया और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। ज्योतिबा फूले शूद्रों और अतिशूद्रों के दर्द को समझते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि विद्या बिना मत नहीं, मत बिना गति नहीं, गति बिना वित्त नहीं, वित्त बिना शूद्र टूटे। वो किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उसके बारे में भी वो ठीक से समझते थे और इसलिए उन्होंने किसान का कोड़ा नामक किताब लिखा। शूद्रों अतिशूद्रों की गुलामी और कैसे ब्राह्मणों ने इनको गुलाम बना के रखा हुआ है, उसको जानने और समझने के लिए उन्होंने गुलामगिरी जैसे ग्रंथ लिखे। ज्योतिबा फूले की जो उस समय समझ थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, तो उन्होंने इस बात को समझा कि इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मण लोग इस देश के असल बासिंदों को, मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को इसलिए गुलाम बना कर रखे हैं कि उनके जीवन का सारा जो महत्वपूर्ण काम है वो सारा काम पुरोहितों के ऊपर डिपेंड है और पुरोहित केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। और इसकी वजह से जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा जो काम है वो सारा काम ब्राह्मण करवाता है और हमारे लोग ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने कहा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, उसी प्रकार से कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि तुम्हारे कर्मकांडों के लिए, तुम्हारे संस्कारों को करवाने के लिए किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही अपने संस्कार कर सकते हो। और इसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक संगठन बनाया और सत्य शोधक आंदोलन चलाया और अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने एजुकेशन के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा सत्य शोधक आंदोलन से दिया। ज्योतिबा फूले के द्वारा ये जो तमाम आंदोलन चलाए गए, वो तमाम आंदोलनों का नतीजा रहा कि जो बहुजन समाज में जागृति निर्माण हुई और बहुजन समाज के लोगों में पढ़े लिखे लोग पैदा हुए और जो आज का भारत हम देख रहे हैं, इस भारत की नींव राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने डालने का काम किया। जब हंटर कमीशन इस देश में आया तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने हंटर कमीशन को निवेदन दिया और ब्राह्मणों के द्वारा इस देश का बहुजन समाज किस प्रकार से गुलाम बनाया गया है और उसको सुधार करने के लिए क्या क्या सुधार किया जा सकता है, वो हंटर कमीशन को मेमोरेंडम देकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के लोगों को बताया। इस देश में महिलाओं की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी और पति के साथ पत्नी को चिता पर लिटा दिया जाता था पति के मरने के बाद में, और उसको सती कर दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। उसके खिलाफ राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले लड़े और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन 1856 में शुरू किया। वो लगातार, चाहे देवदासी प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो या तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला। उन्होंने इस देश के बहुजन समाज को, जिसको पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी, बोलने सुनने पर पाबंदी थी, उसके दरवाजे भी खोलने का काम किया। इसलिए 1888 में मुंबई की जनता ने उनको महात्मा की उपाधि दी और महात्मा की उपाधि से उनको सम्मानित करने का काम किया। तो इस राष्ट्र के निर्माण में आज जो हम भारतीय संविधान देख रहे हैं, आज जो हम लोकतांत्रिक चीज़ें देख रहे हैं और आज जो देश में हम लोगों को संविधान में बराबरी का अधिकार मिला हुआ है और जिसकी वजह से आज हम लोग समाज में ये सम्मानजनक जीवन जीने का काम कर रहे हैं, सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का जो अधिकार आज हमारे पास में है, ये अधिकारों की नींव में
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले हैं। बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के बाद में इस आंदोलन को छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया और फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का काम भारतीय संविधान को लिखकर किया। और इसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति भी इस बात को मानते थे, इस बात को स्वीकार करते थे कि इस आंदोलन की जड़ में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले हैं। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और कबीर के बाद राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना और उन्होंने कहा कि हमारे तीसरे गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले हैं। तो इस देश को बनाने में, इस देश को बेहतर करने में, और जो आज आधुनिक भारत है और इस भारत के निर्माण की नींव अगर किसी ने रखी तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने रखी। तो इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। आज जब हमारे पास में भारतीय संविधान है तो ब्राह्मणवादी ताकतों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है और लगातार हमारे हक अधिकारों पर कुठाराघात करने का लगातार अभियान चल रहा है। क्योंकि जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। तो इस देश में संविधान में हम लोगों के हक अधिकार लिखे गए हैं, लेकिन इस देश की सत्ता में और इस देश की व्यवस्था में लंबे समय से ब्राह्मणवादी और मनवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। जो लोग इस देश में, जो भारतीय संविधान में इस देश के नागरिकों को और ख़ास तौर से पिछड़े वर्गों को, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या फिर अलग अलग प्रकार के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकारों को लगातार प्रभावहीन करने का काम किया जा रहा है। चाहे वोट का अधिकार हो, जिसको मशीन के माध्यम से प्रभावहीन करने की कोशिश हो रही है, चाहे फिर भारतीय संविधान में जो वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिसको रिजर्वेशन कहा जाता है, उसको लगातार निजीकरण और तमाम माध्यमों से उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। अब व्यक्ति की आज़ादी पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो जो आम लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों पर भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं वो उसी ब्राह्मणवादी और मनवादी मानसिकता के हैं जो एक जमाने में मनुस्मृति के नाम से लागू थी और जिसमें शूद्रों अतिशूद्रों को ब्राह्मणों के द्वारा इस देश के असल बासिंदों को, असल मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखा गया था। तो आज भी वो लोग चाहते हैं कि इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाए। तो इसलिए आज हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी ब्राह्मणवादी ताकतें, मनवादी ताकतें इस देश में जो संविधान आया और जिसने हम लोगों को अधिकार दिए, वो संविधान की जड़ में ज्योतिबा फूले हैं, उसकी जड़ में छत्रपति साहू महाराज हैं, उसकी जड़ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं और उसकी जड़ में हमारे महापुरुषों की कुर्बानी है। इन अधिकारों की लड़ाई में ज्योतिबा फूले साहब को अपना घर छोड़ना पड़ा, छत्रपति साहू जी महाराज की हत्या हुई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कई बच्चे अपने कुर्बान करने पड़े और माता रमाबाई को भी कुर्बान करना पड़ा। और इतने कष्ट उठाने के बाद ये अधिकार हम लोगों को मिले हैं। तो इसलिए इन अधिकारों को बचाना ही और इन अधिकारों को और मजबूत करना और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को सशक्त बनाना और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना जो हमारे महापुरुषों का सपना था, ये करना ही राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हमारे सभी महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इसलिए आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के जन्मदिन के मौके पर हम सभी लोग ये संकल्प लें कि इस लड़ाई को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ज्योतिबा फूले जिन वंचित वर्गों के लिए लड़ रहे थे, आज उन वंचित वर्गों को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो उनके हक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। तो आप सभी लोग इन हक अधिकारों की लड़ाई में साथ सहयोग करेंगे, ऐसी हमें आशा है, अपेक्षा है और इस लड़ाई को मजबूत बनाएंगे ताकि हमारे महापुरुषों का जो सपना था उस सपने को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
जेल जाने को तैयार है। अम्बेडकर हुआ रे मेरे नौजवान साथी, ये देखिए अम्बेडकर नगर जिले से। आप क्यों जेल जाना चाहते हैं? अरे ईवीएम के खिलाफ में हम लोग जेल जाना चाहते हैं। जात आधारित गिनती के खिलाफ में जेल जाना जानते हैं। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं वक्त बिल वापस हो और ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये हमारी मांगे हैं। तो आप लोग जेल जाएंगे? जेल बिल्कुल जाएंगे। अगर शासन प्रशासन के लोग बंद कर दिए? कुछ भी डर नहीं है ना, हम लोग डरते नहीं, जेल जाने के खुद तैयार हैं। किसके नेतृत्व में काम चल रहा है? एवं मेसराम साहब के नेतृत्व में। धन्यवाद साहब। आज हम जानने की कोशिश करते हैं, सर आप लोग क्यों जेल जाना चाहते हैं? किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जेल जाना चाहते हैं? भारत में गिरते हुए कानून के खिलाफ हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। अच्छा जी। और वक्फ बिल बोर्ड के खिलाफ जो ये काला कानून लाया गया, इसके खिलाफ हम जेल जा रहे हैं। अच्छा। ईवीएम के खिलाफ, जो ईवीएम मशीन से ये सरकार बना रहे हैं, हम इसके खिलाफ जो है जेल जा रहे हैं। जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम ऐसे जेल भरो आंदोलन करते रहेंगे। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। ईवीएम के बल पर गुंडा करते हैं, नहीं चलेगी। सर किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जेल जाना चाहते हैं? साहब आप देश में ईवीएम मशीन को लेकर पूरे देश की जनता में अविश्वास है और पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसके साथ ही साथ देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में सभी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी के साथ बोधगया का जो टेम्पल है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो उसको ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। वक्फ बिल जो कानून आया, कानून बन गया, वो वापस होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया था, उसके विरोध में इन मुद्दों को लेकर हम लोग ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तौर में देश में 600 से ज्यादा जिलों में हम लोग कर रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। आज देखिए वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर जिले के नौजवान साथियों को आपने जगा दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, वक्त बिल वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, साथियों अम्बेडकर नगर से जेल भरो आंदोलन। हजारों की संख्या में अम्बेडकर नगर जिले से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हजारों की संख्या में जेल जाने को तैयार है। साथियों नगर जिले से
राष्ट्रव्यापी आंदोलन जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित लोगों की संख्या दिखा रहे हैं आपको अम्बेडकर नगर जिले से। हजारों की संख्या में अम्बेडकर नगर जिले के बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर के आज जेल में जाने के लिए तैयार है। देखते हैं शासन प्रशासन इनको जेल में डालता है कि नहीं। आपको वीडियो के माध्यम से अम्बेडकर नगर जिले से बहुजन वाला यूट्यूबर भीमदेव। अमित शाह जरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह जरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह जरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार बराबर से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बिहार बराबर